Good morning, students. After completing the chapter 1 in history, we are now moving to economic portion of this book. From chapter 14, the economic portion starts in your book. Chapter's name is Economic Concept and Planning. Now, economic concept and planning, we are moving to this chapter and the subject is economics. What we have to discuss in this chapter are, the points are national income. In this national income, we will also discuss about financial year and production. Then per capita income, computation of national income in India, sectors of economy. Sectors are primary sector, secondary sector, tertiary or service sector, and then historical changes in sectors. इनके अलावा भी जो हम पॉइंट्स और डिस्कस करने वाले हैं वो धीरे धीरे हम आगे के वीडियोस में और ऐड करते चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम से पहले हम ये समझ लें कि व्हाट इज़ इनकम। तो इनकम हमें अगर हम इसकी हिंदी में बोलें तो हाँ भाई, जो हम हमारे घर में हमारा पैसा आता है, कमा के लाते हैं, जो अर्निंग पर्सन्स होते हैं घर के, वो जो लाते हैं वो इनकम होती है। लेकिन अब हम इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में इसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप, तो आपको वो डिफ़ाइन करना भी आना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि इनकम इज़ ए मोनेटरी वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल अर्न्स। एक वो मोनेटरी मीन्स जिसका रिलेशन मनी से हो, तो वो मोनेटरी वैल्यू जो कि एक इंडिविजुअल, एक पर्सन कमाता है, दिस इज़ व्हाट द इनकम मीन्स। अब आता है एक वर्ड फाइनेंशियल ईयर। वो हम इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है उसका ड्यूरेशन, इसका क्वेश्चन भी बनता है। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे इंडिविजुअली। आपके इस चैप्टर में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में कब से कब तक होता है, ये जो है तो वो आपको डेट याद रहनी चाहिए, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसी के अलावा प्रोडक्शन क्या होता है, तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और क्रिएशन ऑफ वैल्यू एडिशन। मतलब किसी भी चीज़ की अगर यूटिलिटी बढ़ जाए तो वो जो प्रोसेस किया जाता है वो प्रोसेस, उसको हम प्रोडक्शन में शामिल करते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, किसी भी चीज़ की यूटिलिटी को बनाना और फिर उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अगर हम देखते हैं कि किसान खेत में फसल उगाता है, ठीक है, अब जो फसल उगा रहा है वो उसको खड़ी खड़ी वही फसल की तो कीमत मिल नहीं जाएगी। अब उसमें उसको कुछ ऐसा तो करना होगा जिससे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए, तो उसको उसे काट करके और फिर उसको कहाँ मार्केट तक लाना होता है। ऐसे ही किसी प्रोसेसिंग के ज़रिए, जैसे मान लीजिए कपास, कॉटन की क्रॉप है। अब कॉटन की क्रॉप एज सच कॉटन, उसकी जो यूटिलिटी है, लेकिन अब अगर उसी कॉटन से थ्रेड बना दिया जाए, थ्रेड बनाने की वो यूटिलिटी बढ़ गई, उसमें कुछ और वैल्यू ऐड हो गई। तो जब ऐसे क्रिएशन ऑफ वैल्यू एडिशन, वैल्यू की एडिशन, वैल्यू में एडिशन आ गया है, कुछ बढ़ गई है वैल्यू, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। तो अब हम इस चैप्टर के थ्रू, जो चैप्टर में हमें चीज़ें दे रखी हैं उसके थ्रू हम पढ़ेंगे। चैप्टर 14, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग। वी ऑफन use the term income in our day-to-day life. Income is considered as the most useful factor to understand the welfare of an individual or family. किसी भी फैमिली की अगर हमें वेलफेयर जाननी है, कैसे, कितना सही है, कितना फैमिली का स्टैंडअप है, किस तरह से वो लाइफ लीड कर रही है, तो उससे वो हमारे इनकम जो होती है उस फैमिली की, उससे हमें ये चीज़ समझ में आ सकता है। ना सिर्फ
फैक्टर ये कि वेलफेयर के लिए, बल्कि दिस एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अमंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ वेलफेयर। ये केवल यही नहीं है कि केवल वेलफेयर का, बल्कि ये जितने भी फैक्टर होते हैं पता लगाने के कि ये वेलफेयर कितना है, फैमिली का कितना, वो किस तरह की लाइफ लीड कर रही है, वो इनकम ही एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और फैमिली एक्सप्लेन्स द मटेरियल लाइफ, सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इनकम से ही पता चलता है कि वो किस तरह का सोशल स्टेटस है, वो कैसी लाइफ लीड कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक मीन्स होता है कि जो आपकी भौतिक सुख सुविधाएं, जैसे घर में के एक स्कूटर है या गाड़ी भी है, या गाड़ी है तो कौन सी है, ये सारी चीज़ें। वो जनरली किस में ट्रैवल करते हैं, बस में करते हैं, बाय एयर जाते हैं, ये सारा क्या है, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ है। उससे पता चलता है इनकम। Economic progress to a great extent, the way we compute the income of an individual or a family, income of nation can also be computed. जिस तरह हम एक इंडिविजुअल की इनकम का पता लगाते हैं, ऐसे ही नेशन की भी इसी तरह से कंप्यूट की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। उसमें हमें कई चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट है, नेशनल इनकम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक सिचुएशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। इससे देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक जो प्रोग्रेस हुई है, इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस हुई है, वो पता चल जाती है। इकोनॉमीज़ ऑफ डिफरेंट नेशंस कैन बी कंपेयर। अगर हमें ये इनकम, नेशनल इनकम पता चल जाती है तो हम जब हमारे को अपने देश की इनकम पता चल रही है तो हम दूसरे देश की नेशनल इनकम से अपना कंपैरिजन भी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी जो कंट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर के, अलग अलग सेक्टर्स से, जो हमने अभी पढ़ा कि प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, इन सब से कहाँ से कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, किस सेक्टर से ज़्यादा इनकम हुई है, वो भी पता चल जाता है। फ्यूचर पॉलिसीज़ ऑन इकोनॉमी कैन बी फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट ऑफ नेशनल इनकम। इससे नेशनल इनकम का जो मतलब फोरकास्ट किया जाता है, उससे भी हम आगे की जो पॉलिसीज़ हैं, फ्यूचर जो इकोनॉमी पे बेस्ड पॉलिसीज़ होती हैं, उसको भी बनाया जा सकता है। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल इनकम। तो जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम होती है, वैसे ही जब उसको कंबाइन करेंगे तो वो जो इनकम होती है वो नेशनल इनकम होती है। लेकिन सिर्फ कंबाइन करना ही नहीं सफिशिएंट होता है। आइए देखते हैं और आगे इसमें क्या चीज़ें होती हैं। नेशनल इनकम इज़ द मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एग्जीक्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक एग्जीक्यूशन पता चलता है कि भाई कितना इकोनॉमिक्स में क्या इनका रोल रहा है, कितना आगे बढ़ी है, कितना इनका मॉनेटरी मेजरमेंट जो होता है वो देश का कैसे वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इस नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन है वो ये हो जाती है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। कौन सा पर्टिकुलर पीरियड? जो हमने अभी बात किया था फाइनेंशियल ईयर का। by all means of production in a country is called the national income of that country। जितने भी finished products and services जो फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, उसके आगे उसमें कोई और प्रोसेसिंग नहीं होगी, वो सीधे उसको कंज्यूम कर लेगा, दैट इज़ कॉल्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो वो जो होती है उससे जो जितने भी उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितना भी प्राप्त होता है पैसा, वो नेशनल इनकम उस कंट्री का कहलाता है। तो हमने अभी इस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम जो पॉइंट्स हैं वो अब हम आगे और डिस्कस करते हैं चैप्टर के साथ साथ। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मीन्स पूरी जो नेशनल इनकम है, अगर हम उसमें पॉपुलेशन को से डिवाइड कर दें उसे, तो पर कैपिटा इनकम निकल के आती है, मीन्स प्रति व्यक्ति आय।
नेशनल इनकम इज नॉट अ सूटेबल मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर हमें आर्थिक विकास के बारे में जानना है तो केवल नेशनल इनकम से आप नहीं पता लगा सकते हैं। इसमें पॉपुलेशन में कोई चेंजेस होते हैं तो उसका तो कोई असर नहीं पता चलेगा, इसीलिए पर कैपिटा इनकम को की ज़रूरत पड़ी, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा पता चलता है। When we include the effect of change in population on economic welfare and economic development, then per capita income becomes a more useful measure compared to national income. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। नाउ सी, पर कैपिटा इनकम फॉर्मूला हमें पता ही है, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो अगर हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल फैमिली से के कंपेयर करके पता करते हैं, जैसे फैमिली की इनकम है 20,000 रुपीज़ और मेंबर्स जो है फैमिली में 4 हैं, तो हम इसको नेशनल इनकम से कंपेयर कर रहे हैं और पॉपुलेशन हम मेंबर ऑफ फैमिली से कंपेयर कर रहे हैं। उसकी जगह इसको पुट कर लिया इधर और 4 जो है पॉपुलेशन को पुट कर लिया हमने। अब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो ₹5,000 आता है इसको डिवाइड करने पे, मीन्स कि हम एक मेंबर पे 5,000 खर्च कर सकते हैं, चाहे फिर वो उस पर खर्च हो, वो उस पर इन्वेस्ट करे, वो उसकी सेविंग करे, वो 5,000 के लिए पर मेंबर जो है वो एंटाइटल्ड हो गया। अब इसमें 2 सिचुएशन कर सकते हैं, अगर इनकम बढ़ जाए तो, और अगर मेंबर ऑफ फैमिली वो बढ़ जाए तो हम फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं कि इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम 4 to 5 देन पर कैपिटा इनकम विल बी, तो हम 20,000 को अब किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो क्या हो जाता है, अब पॉपुलेशन बढ़ गई, मीन्स 4 से लेके 5 पे आ गए। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो पर कैपिटा यानी एक इंसान पे 5,000 हम एंटाइटल्ड था, अब वो 4,000 पे ही आ गया, तो कम हो गया। तो इससे कितना फ़र्क पड़ा, पॉपुलेशन बढ़ने से पर कैपिटा इनकम पे बहुत फ़र्क पड़ गया। अब इसी में हम सेकंड सिचुएशन लाते हैं कि मेंबर तो वही रह जाए लेकिन इनकम बढ़ जाए, तो डेफिनेटली फिर वो पर कैपिटा जो इनकम होगी वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। तो हम इसको नेशन वाइड देखें, नेशन वाइड पे लेके जाएं तो इसमें हम पता लगा सकते हैं कि इससे लिविंग स्टैंडर्ड पे एक इंसान अपने हेल्थ पे, एजुकेशन पे कितना खर्च कर सकता है। तो ये पर कैपिटा इनकम के लिए पॉपुलेशन चेंजेस होना ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पर कैपिटा इनकम के बाद कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, मीन्स कैलकुलेशन करना कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की जाए। इसको हम चैप्टर के थ्रू जब रीड करते हैं तो हम देख पाते हैं कि जो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने 1868। तो उस समय क्या था, अंग्रेज़ों का टाइम था और इंडिपेंडेंट हुए नहीं थे हम लोग। तो इसी को जब इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद कंटिन्यू किया गया। 1949 में इसके लिए कमेटी बनाई गई, नेशनल इनकम कमेटी, और उसके बाद इस कमेटी ने रिपोर्ट दी 51 में, 1951 में, और 55 में उसने फाइनल रिपोर्ट दी। तब से फिर वो जब कमेटी ने रिपोर्ट दी तो इस कमेटी में अब ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो तब से 1955 से ये ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम का काम कर रहा है। ये मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको सही कर लें, 1955 कर लें, ये गलत है, इसको आप 1955 कर लें। 1955 करने के इसके साथ ये वाला टॉपिक हमारा अब
फिनिश होता है। इस ये फिर से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हमारे देश में कंप्यूटेशन कौन करता है नेशनल इनकम का। ये आप अंडरलाइन करते जाएं। सबसे पहले किसने इस कॉन्सेप्ट को बताया था कि नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट करना चाहिए, कब किया था? ये दादा भाई नौरोजी 1868। ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखिए और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।